जय हिंद फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें क्या क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। प्रतिलोम फलन क्या होता है, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, मान क्या होता है, मुख्य मान और प्रतिलोम फलन। ठीक है, तो आज हम इन दोनों चीजों को देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो भी न्यू लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर पाए। चैनल पे रेगुलर क्लासेस रहेंगी, आप बिल्कुल पूरे वीडियो पूरा कोर्स 12th मैथ्स का कंप्लीट कर सकते हैं, एग्जाम की अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिलोम फलन क्या होता है। प्रतिलोम फलन क्या होता है, हमें एक मान लीजिए, इसको प्रतिलोम फलन को एफ इनवर्स से, फंक्शन इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। इनवर्स फंक्शन बोलेंगे इसको इंग्लिश में। तो इसको एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको समझते हैं क्या होता है। जैसे कि एक फंक्शन है एफ, जिसमें एक्स रिलेटेड है वाई से, एक्स कोई समुच्चय वाई कोई समुच्चय। ठीक है, ये एक्स से संबंधित है वाई से, या एफ एक्स का फलन है, या वाई एक्स की इमेज है, जो भी हम बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। तो ये एक फंक्शन है। तो इनवर्स फंक्शन या प्रतिलोम फलन कब होगा ये, जब एफ इनवर्स कब होगा, जब ये जो एक्स है वो इक्वल टू वाई हो जाए। ठीक है, x इज इक्वल टू वाई हो जाए, पहला समुच्चय दूसरे के इक्वल हो जाए, तब जो फलन होगा वो प्रतिलोम फलन कहलाएगा। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इसका मतलब बोल सकते हैं कि x की डोमेन, x की कोडोमेन y का परिसर हो जाएगा। x की डोमेन y का परिसर, x की डोमेन y का परिसर, या x का परिसर y की डोमेन। ठीक है, इसके एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि यदि ये एक फलन हो तो f इनवर्स को f का प्रतिलोम कहते हैं, या f इनवर्स की डोमेन, f इनवर्स की डोमेन f का परिसर होगा, या f इनवर्स की डोमेन f का परिसर होगा, तथा f इनवर्स f का प्रतिलोम हो तो f भी f इनवर्स का प्रतिलोम होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। और हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। इसमें एग्जांपल्स देखेंगे, क्वेश्चंस देखें तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ये होती है किसी भी कोसाइन वैल्यू या प्रतिलोम फलनों को हल करने पर, जब हम प्रतिलोम फलनों को हल करेंगे, प्रतिलोम फलनों को आगे चल के हम हल करेंगे, तो बहुत सारी वैल्यूज प्राप्त होंगी, बहुत सारे मान प्राप्त होंगे। तो उन मानों में से जो प्रतिलोम फलन की रेंज है, रेंज इसका मतलब उसमें कितने अवयव है, रेंज मतलब एक सीमा, उसकी सीमा में कितने वैल्यूज आते हैं, कौन कौन से मान आते हैं, तो उनको ही हम प्रिंसिपल वैल्यू या प्रतिलोम फलन के मुख्य मान कहते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि कुछ फंक्शंस के लिए उसकी डोमेन एंड रेंज क्या क्या होंगी। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह से आप तो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से तो आप भली भांति परिचित होंगे। तो हम इनका थोड़ा सा यहाँ यूज होगा, क्योंकि इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसके लिए थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना जरूरी है। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। और तो सबसे पहले है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, ये सारे फंक्शन है। तो ये जो है ये हमारे फंक्शन है। ठीक, तो इनकी हम देखते हैं डोमेन क्या क्या होंगी। ठीक है, और इनकी रेंज क्या होगी।
ठीक है, इनकी डोमेन क्या होंगी और इनकी रेंज क्या होंगी, तो आपको थोड़ा सा याद कर रखने की जरूरत है क्योंकि ये इनका यूज होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होंगी, इसकी डोमेन होंगी -1 से +1। ये क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें से, इसमें कितने नंबर के, 4 नंबर के शायद ऑब्जेक्टिव है और 1 नंबर का 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव में ये आते हैं क्वेश्चन कि भाई इसकी डोमेन क्या होंगी, इसकी रेंज क्या होंगी। किसी भी फलन को पूछ सकते हैं कि इसकी रेंज क्या होंगी, इसकी डोमेन क्या होंगी। आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, उसमें से चूज करना होगा या जिस भी टाइप से आए, पर इसमें से आते हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और इसकी डोमेन हमने -1 +1, अब इसकी रेंज क्या होंगी, -π/2 से y/2। ठीक है, इसका मतलब हमको मालूम है कि जो 1 होता है साइन थीटा में, या जो साइन इनवर्स एक्स है साइन के टेबल में जो 1 आता है वो कहाँ आता है, वो 90 डिग्री पे आता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है टेबल। आप अगर आपको डाउट हो, आपको नहीं पता, तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो साइन के फंक्शन में जो 90 डिग्री पे के एंगल की वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो 1 होती है 90 डिग्री, मतलब ये π/2, -1 मतलब -90 डिग्री -π/2। अब π/2 और 90 की क्या रिलेशन है, तो पाई की वैल्यू हम यहाँ रखते हैं 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो 180 डिग्री अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब अगर हम 90 डिग्री बोल रहे हैं और π/2 बोल रहे हैं, तो दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसके लिए इसकी जो रेंज होंगी साइन इनवर्स एक्स की, वो लेस देन एंड इक्वल टू -π/2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लेस देन एंड इक्वल टू π/2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -π/2 होंगी। y की वैल्यू -π/2 से बड़ी तथा बराबर होंगी, या ये बोल सकते हैं तथा कि π/2 की वैल्यू y से बड़ी तथा बराबर हो। ठीक है, ये आपको इतनी बात समझ में आई कि याद रख लीजिएगा, डायरेक्ट इसको इतना कुछ समझने की जरूरत नहीं। कॉट इनवर्स एक्स साइन के बाद हमारे पास कॉस इनवर्स है, इसकी डोमेन क्या होंगी, इसकी भी -1 से +1 होगी। ठीक है, तो हमको मालूम है कॉस में -1 किसकी वैल्यू होती है, -1 +1 जो वैल्यू होती है ये 0 डिग्री की होती है। ठीक है, कॉस में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 और -0 डिग्री है, वही बोल सकते हैं 0 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, पाई 0 की जगह हम पाई पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू -1 होती है और 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या से होगी, कहां से कहां तक, लेस देन एंड इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसकी रेंज आ जाएगी। उसके बाद टेन इनवर्स एक्स है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन नहीं होंगी, इसमें रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 एंड ग्रेटर लेस देन y एंड π/2 इज ग्रेटर देन y। उसके बाद कॉट थीटा में आए, कॉट थीटा की क्या हो जाएंगी, कॉट थीटा की भी कोई डोमेन नहीं होंगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, 0 लेस देन y एंड y लेस देन पाई। उसके बाद सेट थीटा पे हम आते हैं, तो इसकी क्या हो जाएंगी, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 या x लेस देन इक्वल टू 1 -1। ठीक है, इसके बाद इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 y एंड ये पाई इसकी जो y की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएंगे, 0 ये पाई एंड
y इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास कॉसेक, तो कॉसेक के लिए क्या हो जाएगा x 1 और ठीक है, जो सेक के लिए होगी वही कोसेक के लिए सेम हो जाएगी। ठीक है, अब इसकी रेंज क्या हो जाएंगी हम देखते हैं, 0 सेक की रेंज ये हो जाएगी, कोसेक की रेंज क्या हो जाएगी माइनस पाई बाय 2 y पाई बाय 2 y इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये सारी इनकी रेंज, सारे फंक्शंस की ये डोमेन आ गई, ये रेंज आ गई। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकते हैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके बाद है हमारे पास ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्ट, तो क्वेश्चन से हमें और क्लियर हो जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्वेश्चन से डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 1, इनकी वैल्यू फाइंड करना है cos इनवर्स -1/2। ठीक है, cos इनवर्स -1/2। सेकेंड है हमारे पास tan इनवर्स -1/√3 एंड थर्ड है sec इनवर्स 2/√3। ठीक, ये वैल्यूज है हमारे पास। और फोर्थ है हमारे पास sin इनवर्स 2π/3। ठीक है, ये वैल्यूज है हमारे पास, इनकी वैल्यू हमें फाइंड करना है क्वेश्चन से। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला है cos इनवर्स -1/2। तो cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, हम क्या पुट करेंगे y, सभी में y इक्वल टू y लेना है। ठीक है, y लिया, इसके बाद cos इनवर्स को जब ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या होगा -1/2 इज इक्वल टू cos y। ठीक है, जब cos इनवर्स है इसको जब पक्षांतर करेंगे तो ये cos थीटा हो जाएगा या cos हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा ये ऐसे, जैसे मान लीजिए cos इनवर्स थीटा, इनवर्स थीटा है, इसका मतलब इसका मान क्या है थीटा 1/cos थीटा, -1 अगर ऊपर है तो नीचे जाएगा तो +1। ठीक है, y ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि अगर ये थीटा को यही रहने दे तो ये हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू cos y, ये इस टाइप से ये हो जाएगा। ठीक है, -1/2 इज इक्वल टू cos y। तो हमको मालूम है cos में -1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो cos में -1/2 जो वैल्यू होती है वो 2π/3 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो cos y इज इक्वल टू होता है 2π/3। अब ये माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि cos माइनस थीटा, अगर यहाँ लिखे ये cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, पुरानी क्लास में आपने कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो अपने को मालूम है कि cos की वैल्यू क्या होती है, इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से +1 होती है, और इसकी जो रेंज होती है वो 0 एंड ये इसकी रेंज होती है। तो हम देखते हैं कि y की जो वैल्यू है, जो y की वैल्यू है वो क्या हमारे पास 0 से बड़ी तथा पाई से छोटी आ रही है। अगर आ रही है तो ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होंगी। तो हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स 2π/3। ठीक, ये लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू हम देखते हैं क्या
0 से बड़ी तथा पाई से छोटी है, क्या ये इसको सेटिस्फाई सॉरी ये सेटिस्फाई कर रही है। तो 2π/3 की वैल्यू हम देखते हैं क्या होता है। पाई की वैल्यू रखेंगे 180/3 120 डिग्री। तो हमको मालूम है कि पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री, मतलब ये 0 से बड़ा तथा 180 से छोटा है। मतलब ये जो वैल्यू आई है हमारे पास 2π/3, ये कॉस इनवर्स, ये सब जो y की वैल्यू है ये 0 से बड़ी तथा y से छोटी है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू है, ये मुख्य वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं। इसका मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या आ गई 2π/3। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, tan इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू y लेंगे। तो हमारे पास tan y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/√3। अभी हमने tan में देखा कि tan में -1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan में किसकी वैल्यू होती है, π/6 की वैल्यू जो होती है वो 1/√3 होती है। तो tan y इज इक्वल टू इसकी जगह क्या लिखेंगे -π/6। ठीक है, π/6 मतलब पाई की जगह 180 रखें और 6 30 डिग्री। ठीक, tan 30 डिग्री की होती है -π/6 या tan -30 डिग्री की होती है π/6। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, tan इनवर्स -π/6। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, ये -30 डिग्री के इक्वल है। तो हम देखते हैं कि इसकी रेंज में है, क्या ये इसकी रेंज में है। तो tan थीटा की हमने रेंज देखी थी, तो हमारे पास रेंज क्या आई थी tan थीटा की, तो tan थीटा की जो है हमारे पास रेंज वो -π/2 से π/2। ठीक है, ये है इसकी रेंज -π/2 से π/2 तक। तो y की वैल्यू क्या है 30 डिग्री है, -30 डिग्री। तो -30 डिग्री है, इसका मतलब ये -90 डिग्री है। इसका मतलब इसके बाद इधर आएगा -30 डिग्री। ठीक है, और ये इसके 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री के पहले है। इसका मतलब y की वैल्यू इन दोनों वैल्यूज के बीच में है। इसका मतलब ये जो इसकी वैल्यू है ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो हमने इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर ली। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई हमारे पास π/6 या -π/6। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू आई वो क्या आई -π/6। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं थर्ड हमारा है sec इनवर्स 2/√3। तो sec में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2/√3 इज इक्वल टू sec y। तो sec में 2/√3 की काय की वैल्यू होती है, तो sec में जो 2/√3 वैल्यू होती है वो होती है π/6 की 30 डिग्री की। तो ये क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं sec y इज इक्वल टू π/6। अब इसको sec को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू sec इनवर्स π/6। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब sec की π/6 आ गई। अब हम sec के लिए देखते हैं कि इसकी रेंज क्या है। इसकी रेंज sec की रेंज क्या थी हमारे पास, sec की रेंज थी हमारे पास 0/π। ठीक है, यही हमारे पास sec की रेंज थी। तो हम यहाँ π/6 आ रहा है, इसका मतलब π/6 मतलब 30। अब 30 जो है वो 0 से बड़ा है और 180 से छोटा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो यही हमें फाइंड करना था। तो क्या ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू इसकी π/6। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ठीक है, अब देखते हैं इसकी इक्वल हमने क्या रखा y पुट किया। इसके बाद हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन y। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिलेंगी 2π/3।
ठीक है। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या ये मुख्य मान है। तो साइन के लिए क्या शर्त थी, साइन के लिए शर्त थी कि -π/2 और ये क्या था y एंड π/2, -π/2 से +π/2, ठीक है। ये इसकी रेंज थी, तो क्या ये रेंज में आ रही है 2 × 180। चेक करते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 120 डिग्री, ठीक है। ये 120 डिग्री इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, बट इसकी रेंज तो π/2 तक ही है और हमारे पास 120 वैल्यू आ रही है इसकी। इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू आई है ये इसका मुख्य मान नहीं है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो फिर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो अब देखते हैं हम कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, क्योंकि ये रेंज में नहीं आ रही है और हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, हाँ सॉरी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको sin 2π/3 = sin y, ठीक है। अब sin 2π/3 को क्या लिख सकते हैं हम, sin 2π/3 को लिख सकते हैं हम sin 2π/3 को लिख सकते हैं हम sin π - 2π/3 = sin y। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, सॉरी π/3 लिख सकते हैं। कैसे, इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या आएगा 3π - π/3, तो इसकी वैल्यू वही 2π/3, यही वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो हमने इसकी जगह ये पुट कर दिया, वैल्यू से हमें कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, तो इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, हाँ। और हमें मालूम है कि जब 180 डिग्री पे होता है, 180 डिग्री की बात होती है, तो वहां पे साइन कॉस चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा sin π/3 = sin y, ठीक है। अब हम साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y = क्या आ जाएगा हमारा π/3, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई π/3, तो π/3 मतलब होता है 180/3 मतलब 60 डिग्री, जो कि हमारी रेंज में है। इसका मतलब जो ये हमारी वैल्यू आई है y की, ये वैल्यू इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो आप जल्दबाजी ना करें, आप ध्यान से देखें कि क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू है। जैसे अभी हमने वैल्यू लाई थी 2π/3, ये भी वैल्यू आ रही थी, बट क्या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू थी, नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए, पहले चेक करें रेंज में जाके कि क्या इसकी ये प्रिंसिपल वैल्यू है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। ये थे कुछ एग्जांपल जिससे हमने समझा कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ठीक है।